हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज क्लास 10th मैथ्स को स्टार्ट करेंगे और हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ भी चुके हैं क्लास 9th में। संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जान लिया है कि संख्याएं आखिर होती क्या हैं। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं दो प्रकार में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होती है काल्पनिक, होती है वास्तविक। जो चैप्टर है उनमें हम लोग वास्तविक के बारे में जानेंगे। 11th में चैप्टर है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या है, तो उनके बारे में भी जान लेंगे। वास्तविक क्या होता है? वास्तविक में जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ है, कोई हमारे सामने है, उसको हम टच कर सकते हैं कि हाँ वो वास्तविक में है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम टच नहीं करते लेकिन वो होती हैं, वास्तविकता में होती हैं। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वो महसूस होती है हमें। हवा है हमारे चारों तरफ, महसूस होती है, अर्थात वो वास्तविकता में है। जो चीज़ महसूस हो जाए, जो चीज़ हम लोग टच कर लें, उसे बोलते हैं कि वो वास्तविकता में है। तो वास्तविक संख्याएं हम लोग गणित के अध्ययन में उनका उपयोग करेंगे। उपयोग ही नहीं करेंगे, वो रियल में होंगी भी। लेकिन काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग तो तुम कर लोगे लेकिन वो होती नहीं है, वो होती नहीं है। ठीक है ना। तो संख्याएं क्या होती हैं जानते हैं। अंकों का एक समुच्चय होता है। एक या एक से अधिक जब संख्याएं मिल जाती हैं, अंक मिल जाते हैं, तो संख्या का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। संख्याओं के बारे में फुल डिटेल हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी है, नंबर सिस्टम में पढ़ी है। ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है तो आपको एक यहाँ पे सुभाष सर हमारे पढ़ा रहे हैं क्लास 9th में, उनके वीडियोज आप देखो नंबर सिस्टम के। ठीक है। तो हम लोग तो क्लास 10th के बारे में देखेंगे। तो क्लास 10th में वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं में, और थोड़ा जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कुछ संख्याएं हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली चीज़ों के लिए आप लोग क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जिनका अध्ययन, जिनका उपयोग गणित के अंकन के लिए करेंगे, गणित के अंकन के लिए करेंगे, गणित के अंकन के लिए करेंगे, जिनका एक सार्थक मान भी होता है, जिनका एक सार्थक मान भी होता है, मान भी होता है, उन्हें कहते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। जैसे मान लो 1 है, 2 है, 100 है, √100 है, √4 है, √5 है। देखो अब √4 √5 को हम छू नहीं पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे, लेकिन महसूस हो रही है कि ये है, तो वास्तविकता में ये है। 100 को हम छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक को भी इस प्रकार कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सोचो रूट के अंदर -4 आ जाए तो क्या निकलेगा? क्या निकल पाएगा क्या √4 बाहर? नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि माइनस ही बाहर नहीं निकल पाएगा, 4 तो बाहर निकल आएगा, 2 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग काल्पनिक नंबर्स में आ जाती है। ये है भी नहीं और महसूस भी नहीं हो रही कि ये कोई संख्या है, लेकिन है, एग्जिस्ट कर रही है कहीं पे। जैसे राक्षसों के बारे में हम लोग जानते हैं ना, राक्षस हैं हमारे जीवन में, एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग परिभाषा भी राक्षस की जानते हैं, राक्षस कैसे होते हैं ये भी इमेजिनेशन में जानते हैं, रावण के बारे में जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने ना तो उसके भय को महसूस किया है, ना ही हम लोगों ने उनको कभी देखा है, छुआ है। आई बात समझ में? लेकिन वो कभी ना कभी एग्जिस्ट करते थे, हमारी कल्पनाओं में है, हमारी मेमोरीज में है। इसी प्रकार कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि रूट के अंदर भी माइनस देखने को मिल जाए, लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये होता ही नहीं है। तो हम लोगों ने बनाए काल्पनिक नंबर्स। क्या बनाए? काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या। सोचो, थोड़ा सा इमेजिनेशंस करना। अब इसको रूट से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। तो जो काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं, काल्पनिक संख्याओं में हम लोग -1 = लेते हैं आयोटा स्क्वायर। क्या लेते हैं? आयोटा स्क्वायर। अब देखना, -1 की जगह पे अगर हम लोग √-4 को देखेंगे तो अंदर लिख देंगे आयोटा स्क्वायर 4। अब किसी के अंदर, इस रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो बाहर आएगा 4, तो बाहर आ ही जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा। अब थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि ये संख्या हम लोग यूज करने लायक बना लिए हैं इसको। तो ये सब डिस्कशन तो हम लोग काल्पनिक संख्याओं में करने वाले हैं। आज तो सिर्फ हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये समझ गए। तो वास्तविक संख्याओं के प्रकार देख लो कितने होते हैं। वास्तविक संख्याओं को सिर्फ 2 प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला होती है परिमेय। क्या होती है? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल। रेशनल का मतलब होता है परिमेय, जो परिमित है, और परिमेय का हिंदी में अगर अर्थ समझ गए तो वो चीजें तुम लोगों को समझ में आ जाएंगी। परिमेय का मतलब क्या होता है? परिमेय का मतलब होता है सीमित। परिमेय जो आया है वो परिमित एक शब्द होता है, वहां से आया है। अगर कहें कि तुम परिमित हो या तुम परिमित रहो, यानी तुम सीमा में रहो। कोई चीज अगर परिमित है मतलब उसकी एक लिमिट है, उसकी एक लिमिट है। लेकिन अगर कोई अपरिमित है तो उसकी एक लिमिट नहीं है, उसकी एक लिमिट नहीं है। अब देखो परिमित और अपरिमित का मतलब क्या है। परिमेय संख्याएं सीधी सीधी परिभाषा होती है कि इनको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पे Q बराबर 0 ना हो, दोनों कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कोई एक ऐसी संख्या हो जिसको P बटा Q के रूप में लिख लो, वैसे तो लिखी ही नहीं जाएगी। अगर बाई चांस लिख लिया तो फिर Q वहां पे 0 हो जाएगा, 0 के, और यही तो कंडीशंस है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मानो 7/0, ये तो इनफाइनाइट हो गया, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि P बटा Q के रूप में तो लिखा है, P बराबर 7 है, Q बराबर 0 है, लेकिन हमारी कंडीशन सेकंड वाली यही है कि Q 0 के बराबर ना हो, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर ना हो। सेम अपरिमेय की बात करें तो इनको पहले तो P बटा Q के रूप में नहीं ही लिख पाएंगे, P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। बाई चांस अगर लिख गया, बाई चांस अगर P बटा Q के रूप में हो गया तो यहां पे Q बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अगर P बटा Q के रूप में लिख गया तो फिर Q बराबर वहां पे 0 होगा। जैसे ये जो 7/0 था ये अपरिमेय होगा, ना कि परिमेय होगा। अन्य शब्द भी देखने को मिलते हैं अपरिमेय, अपरिभाषित, अनंत जैसे शब्द भी हम लोग देखते हैं। इनफाइनाइट जो सिंबल होता है ये भी सभी अपरिमेय में आते हैं। अनंत, अपरिभाषित, अपरिमेय, ये सब एक ही चीजें हैं। ठीक है, परिमेय तो हमारे परिमेय होते हैं। अपरिमेय के बारे में डिटेल नहीं है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे √5 बताओ परिमेय है कि अपरिमेय है। एग्जांपल्स के रूप में देख लो, √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया। ऐसी कोई दशमलव में चीजें जो कि रिपीट में चली जाए, बहुत रिपीट में जाए, हम लोग टॉपिक्स के आगे डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी पॉइंट के आगे बार लगा है, जैसे 1.743, इसके ऊपर बार लगा है, यानी 743 743 743 क्या करेगा? रिपीट में आता चला जाएगा, जो कि टॉपिक के बीच में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब अपरिमेय में सिर्फ प्रूव करना होता है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक बात समझना, ट्रिग्नोमेट्रिक में जब तुम लोग रेशियोज पढ़ते हो वहां पे रूट के बटे में 1 लिख सकते हो। त्रिकोणमितीय में जब तुम लोगों ने जैसे देखा होगा tan 30 बराबर क्या देखा होगा? tan 30 बराबर होता है sin 30 बटे cos 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, इसकी √3/2। जब ये पलट जाएगा तो आ जाएगा 1/√3। लेकिन एक बात समझना, 1/√3 है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, और tan 60 की वैल्यू होती है तो 1/√3 हो गई। tan 60 की वैल्यू होती है √3। कितनी होती है? √3। tan 60 बराबर होती है √3। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री तो तुम लोग पढ़े नहीं हो, पढ़े हो थोड़ा सा जानते हो, मान होता है tan 60 का √3। इसके बटे में तुम 1 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? इसका एक लॉजिक है कि ये दूरियां हैं। क्या है? दूरियां हैं। और दूरियां कभी, जो तुमने ट्रायंगल लिया है, जो भी तुमने चीजें ली हैं क्वेश्चंस में, दूरियां कभी अपरिमित हो ही नहीं सकती, उसको एक सीमा तक ही ले जा पाओगे।
आई बात समझ में। दूसरी बात यह है कि ये एक अनुपात है, रेशियोज है। क्या है? अनुपात है, रेशियोज है, इसीलिए रेशियोज के बटे में 1 लिख सकते हो। तो कभी कन्फ्यूजन अगर आएगी तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि अनुपात में तुम लोग बटे में 1 लिख सकते हो, क्योंकि ये अनुपात है एक, ठीक है ना। नीचे भी कोई दूरी हुई होगी, कट पिट करके वो √3 मान आया है। आई बात समझ में। एक्चुअली होता √3 बटे 1 ही है अनुपात। रेशियो में कम से कम 2 चीजें तो होनी ही चाहिए। √3 बटे 1 ही होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ √3 याद करते हैं अपने सहूलियत के लिए। आई बात समझ में। लेकिन अगर तुम बेसिकली ऐसे ही देख लो कि √3 कहीं पे लिखा है, तो इसके बटे में 1 लिखना लॉजिकल है ही नहीं। आई बात समझ में। ये बात गलत हो जाएगी। तुम अपने कैलकुलेशंस में बटे में 1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 1 को 1 बार अगर करोगे तो 1 आएगा, 1 का 2 बार करोगे 2 आएगा, 3 बार तो 3, 4 तो 4। लेकिन कहीं पे रूट जैसे कोई मान देखने को नहीं मिल रहे, अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई बात समझ में। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जहां पे P और Q दोनों पूर्णांक हो। दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। अब ये नया शब्द आया है? नहीं आया नया शब्द। 9th में हम लोग पढ़े हैं, पूर्णांक पढ़े हैं, पूर्ण पढ़े हैं, प्राकृतिक सब पढ़े हैं, तो यहाँ पे नया नहीं लग रहा होगा। तो माइनस की सारी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि माइनस के भी सारे नंबर के बटे में तुम लोग 1 2 3 4 5 लिख सकते हो, ठीक है। 1 लिख सकते हो, 4 5 नहीं। अगर लिखा हुआ है ऑलरेडी तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। संख्याओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, परिमेय जान ले, परिमेय के प्रकार के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। हो गया ये, चलो ठीक है। एक बेसिक डायग्राम से समझना परिमेय को। बेसिक डायग्राम से समझना परिमेय संख्याओं को। किसको समझना है? परिमेय को। परिमेय को एक होता है पूर्णांक और एक होता है फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन। जैसे हम लोग बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। पहला है पूर्णांक, जैसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और एक होता है फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं भिन्न, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं भिन्न। तो जैसे 7/5, 6/7, 3/2, ये सब क्या है? हमारे फ्रैक्शंस है। क्या है? फ्रैक्शंस है। इसमें इतनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे P बटा Q के रूप में भी है, और P और Q दोनों क्या है? हमारे पूर्णांक भी हैं। -7/6, ये सब क्या है? हमारे परिमेय संख्याओं में आ जाएंगे, फ्रैक्शंस में। लेकिन पूर्णांक में फिर 2 प्रकार आ जाते हैं। एक आते हैं ऋणात्मक, एक आते हैं ऋणात्मक, एक आते हैं धनात्मक, और एक आते हैं 0। नंबर लाइंस ही को तो पूर्णांक बोलते हैं। इतनी कन्फ्यूजन वाली बात थोड़ी है। नंबर लाइंस 0 1 2 3 4 इधर चले जाओ, ठीक है, यही तो पूर्णांक है अपने। इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर अनंत तक चले जाओ, ये क्या है? हमारे सारे पूर्णांक हैं। तो 3 ही चीजें तो आती हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और 0। ऋणात्मक में हम लोग -1, -2, -3 ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक। अब एक आती है 0, ऋणात्मक है कि धनात्मक है। तो जब भी बात आएगी नॉन नेगेटिव में आ जाता है। ये किस में आ जाता है? नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब जब भी तुम बात करोगे कि धनात्मक नहीं की, ऋणात्मक नहीं की, तब भी 0 को इंक्लूड करोगे उसमें। जब बात करोगे ऋणात्मक धनात्मक नहीं की, तब भी उसमें 0 को इंक्लूड करोगे। 1-2 शब्द आते हैं हिंदी के। एक आता है ऋणेत्तर। क्या आता है? ऋणेत्तर। और एक आता है दूसरा धनेत्तर। क्या आता है? धनेत्तर। ऋणेत्तर और धनेत्तर का मतलब क्या है? धनेत्तर का मतलब है धनात्मक से इतर। इतर का एक हिंदी में सार्थक अर्थ होता है किनारा। जैसे अगर तुमने किसी चीज से किनारा कर लिया, मतलब वो तुम्हारे साथ नहीं है, यानी ऋणेत्तर का मतलब ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक का मतलब है कि ऋणात्मक से इतर, यानी ऋणात्मक से किनारा कर लिया। ऋणात्मक से सारे हटे, यानी ऋणात्मक से किनारा हुआ, ऋणात्मक हटे मतलब सारे धनात्मक। और जब बात यह है कि ऋणात्मक से हटे मतलब ऋणात्मक नहीं, तो उसमें 0 को भी इंक्लूड कर लोगे। यानी ऋणेत्तर का मतलब है 0 और सारे के सारे धनात्मक। क्या है? 0 और सारे के सारे धनात्मक। 0 के और सारे के सारे धनात्मक 1
2 3 4 इस प्रकार। ऋणोत्तर का मतलब क्या है? ऋणोत्तर का मतलब है सारे धनात्मक जीरो के साथ में, ठीक है। और धनेत्तर का मतलब क्या है? सारे ऋणात्मक जीरो के साथ में, ठीक है। यानी 0 1 -2 -3 और माइनस के सारे नंबर। आई बात समझ में? धनेत्तर का मतलब धनात्मक नहीं है, धनेत्तर का मतलब है कि ऋणात्मक के सारे और जीरो को साथ में ले लोगे, और ऋणोत्तर का मतलब है धनात्मक के सारे और जीरो को साथ में ले लोगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। समझे सारी बातें, पूर्णांक समझे, ऋणात्मक धनात्मक ये सब समझे। उसके बाद अब ऋणात्मक की तो बात खत्म हुई, धनात्मक में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है पूर्ण और एक होता है प्राकृतिक। कोई दिक्कत है इसमें? प्राकृतिक संख्या और एक होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण को बोलते हैं होल नंबर्स, 0 1 2 3, सही बात है। प्राकृतिक 1 2 3। अब बात यहाँ पे एक और आ जाती है कि पूर्ण को भी तुम डिवाइड कर सकते थे जीरो और प्राकृतिक में, इसको यहीं पे काहे कर दी? थोड़ा शॉर्टली कर लो, क्योंकि आसान चीज है, आसान चीज में हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम को लॉस किया जाए, ठीक है। जो चीजें जानते हो, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ये चीज हम लोग जान गए, इतना सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मान लो कि चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ी सी कठिनाइयों के साथ गुजरेंगे, लेकिन चीजों को बहुत ही कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग समझेंगे। चलो बढ़ते हैं, कैसे समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ कि 3n + 1 सम के रूप का होता है, विषम के रूप का होता है, इसके रूप का होता है, उसके रूप का होता है। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। इन सारे क्वेश्चंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोग जान लोगे अच्छी तरीके से, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट तरीके से अगर समझोगे। तो एक होती है यूक्लिड विभाजन थ्योरम, जो कि शुरुआती में है हमारी, क्या है? यूक्लिड विभाजन थ्योरम। दो संख्याओं के मासा को निकालने के लिए इसका यूज होता है। कोई भी संख्या a और b तुम्हारे पास है, जिनमें से a अगर 20 a क्या है? ग्रेटर देन b है, तो इन दोनों के बीच का जो मासा रहेगा वो किस प्रकार निकलेगा? यूक्लिड विभाजन थ्योरम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है, यूक्लिड ने कोई बहुत बड़ी बात यहां पे नहीं की है। यूक्लिड ने सिर्फ इतना कहा है, तुमने देखा होगा, एक है तुम्हारे पास 4, एक है तुम्हारे पास 3। तुमने अगर 3 का भाग दिया 4 में, 3 का भाग दिया 4 में, तो देखना 3 एकम 3 घटा, यहां पे शेषफल 1 बचा। इसको क्या बोलते हो? भाजक। इसको क्या बोलते हो? भाज्य। इसको क्या बोलते हो? भागफल। और इसको क्या बोलते हो? शेषफल। कोई दिक्कत इसमें? अरे बचपन में पढ़े होगे ये चीज, ठीक है। तो तुम सीधे लिख सकते हो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इतना लिख सकते हो, ठीक है। भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होगा। भाज्य हमेशा, अगर इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इस शेषफल को तो रिमाइंडर R से लिख सकते हैं, भागफल को मान लो, भागफल को क्या मान लो? मान लो कि B मान लो, क्या मान लो? B। तो P बराबर भाजक Q B प्लस R हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अरे कुछ भी मान लो, लैंग्वेज से क्या है, फील तो आ रहा है ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। लेकिन सिस्टम यहां पे ये है कि जो P होगा हमेशा Q से बड़ा होगा, लेकिन जो Q होगा वो
Q यानी जो है वो इससे क्या होगा, Q जो होगा वो B से बड़ा होगा। क्या होगा? नहीं 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 नहीं, ये बात तो सही है कि जो P होगा वो Q से बड़ा होगा। भागफल के बारे में तो कोई जानकारी हमारे बारे में होगी नहीं, वो तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना बड़ा होगा। लेकिन R के बारे में हम लोग जानेंगे कि Q जो होगा वो R से या तो बड़ा होगा या जो R होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। शेषफल हमेशा भाजक से बड़ा नहीं बच सकता। शेषफल भाजक से बड़ा बचा मतलब कि एक बार और मल्टीप्लाई करके तुम एक बार और भाग दे दोगे। इसका मतलब है कि Q हमेशा शेषफल से बड़ा होगा यानी R से बड़ा होगा। ठीक है, तो Q इज ग्रेटर देन R, इक्वल तो हो ही नहीं पाएगा। अब देखो R जो होता है वो 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 हो जाएगा। अगर सीधा सीधा कट जाता तो 0 भी आ सकता है शेषफल, यानी 0 से बराबर भी हो सकता है और हमेशा 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत। यही एक कंडीशन है, P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन R और R इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये है हमारी यूक्लिड विभाजन थ्योरम। इससे मासा कैसे निकालते हैं हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। इससे मासा कैसे निकालते हैं अगले लेक्चर में जानेंगे। लेकिन यहां से जो क्वेश्चंस अलग प्रकार के आते हैं कि कोई संख्या सम के रूप की कैसे होती है, विषम के रूप की कैसे होती है, कब होती है, कैसे होती है, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। वो हमारा मकसद है आज। ठीक है, तो समझते हैं फिर। इसके पहले समझो कि अगर तुम सम और सम जोड़ोगे तो क्या आएगा? हमेशा सम और सम जोड़ोगे तो क्या आएगा? सम ही आएगा। अच्छी बात है। सम और विषम जोड़ोगे तो हमेशा विषम आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब विषम और विषम जोड़ोगे तो हमेशा सम आएगा। देख लेना, विषम और विषम जोड़ोगे तो हमेशा सम आएगा। फर्स्ट चीज इस चीज को याद रखना है। एक रखो गुणा वाली चीज याद, जब सम का गुणा करोगे सम से तब भी सम आएगा। जब सम का गुणा करोगे विषम से तब भी सम आएगा। और जब विषम का गुणा करोगे विषम से तब विषम आएगा। तब क्या आएगा? विषम आएगा। इस बात को याद रखना कि जब सम से सम को जोड़ोगे तो सम आना है, सम से विषम को जोड़ोगे तब विषम आना है। हाँ सही है। और विषम को विषम से जोड़ोगे तब सम आना है। ठीक है, जोड़ना गुणा वाला देखो, जब सम का गुणा सम से करोगे तब भी सम आना है। सीधे समझो कि दोनों संख्याओं में से कोई एक भी अगर सम है गुणा में तो वो सम आ जाएगी, और दोनों जब विषम होंगी तभी वो विषम आएगी। सीधी सी बात है। दो चीजें याद रखे। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे। इसी दोनों चीजों के ऊपर, बेस के ऊपर है। माइनस वाला कॉन्सेप्ट यहां पे याद रखना ही नहीं है। ठीक है ना? चलो ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि 7 और 5 में ज्ञात करो कि कौन सा पैटर्न सम के रूप के होंगे और कौन से विषम के रूप के होंगे। कौन से विषम के रूप के होंगे, विषम के रूप के होंगे। अब तुम्हारे पास दो संख्याएं हैं 7 और 5। पहले देखो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। 7 इज ग्रेटर देन 5 यानी 7 बड़ी है 5 से। जब 7 बड़ी है 5 से तो 7 क्या हो गई? भाज्य हो गई। क्या हो गई? भाज्य हो गई। और 5 क्या हो गई? भाजक हो गई। अब तुम्हें देखना है पैटर्न कौन से होंगे, ये अभी समझ जाओगे, तुरंत समझ जाओगे।
5 भाजक हो गई। अब तुम्हें देखना है कि शेषफल कितने हो सकते हैं, शेषफल कितने हो सकते हैं। कंडीशंस देखो कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन r इज लेस देन जो तुम्हारा q था, यानी जो भाजक था उससे, भाजक से r हमेशा छोटा रहेगा और 0 से हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा। तो शेषफल देखोगे यहाँ पे भाजक 5 है, तो 0 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 5 तो भाजक के बराबर हो जाएगा। यानी शेषफल इतने आ सकते हैं 0 1 2 3 4। शेषफल कितने आ सकते हैं, एक तो 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। इतने शेषफल तुम्हारे आ सकते हैं। अब बात समझना, 7 बराबर 5 और एक मान लो तुम्हारा वो भागफल को हम लोगों ने क्या माना था, b माना था, 5b प्लस r है, 5b प्लस r है। अब तुम्हारे जो पैटर्न बनेंगे वो कितने बनेंगे, एक बनेगा 5b प्लस 0 यानी 5b ही बन जाएगा। दूसरा पैटर्न क्या बन जाएगा, 5b प्लस 1 बन जाएगा। तीसरा क्या बन जाएगा, 5b प्लस 2 बन जाएगा। और तीसरा क्या बन जाएगा, 5b प्लस 3 बन जाएगा। और चौथा क्या बन जाएगा, 5b प्लस 4 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि शेषफल कितने हैं तुम्हारे, 5 हैं, 0 1 2 3 4। तो एक बन जाएगा 5b, दूसरा बन जाएगा 5b प्लस 1, तीसरा बन जाएगा 5b प्लस 2, चौथा बन जाएगा 5b प्लस 3, पांचवा बन जाएगा 5b प्लस 4। इतने पैटर्न बन जाएंगे। अब इन्हीं में से पूछेगा कौन सा सम के रूप का है, कौन सा विषम के रूप का है, और हमेशा वही कंडीशंस आएगी। बात एक समझो, बात एक समझना, यहां से यहां पे 5 क्या है, सम है कि विषम है, 5 विषम है। अगर 5 विषम है तो b को तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो सम है कि विषम है, b सम है कि विषम है। क्वेश्चंस ही इसी तरीके से पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि विषम से सम का गुणा होगा तब सम आएगा, और विषम का विषम से जब गुणा होगा तो विषम आएगा। यानी अगर तुम्हारा भाजक विषम है, भाजक तुम्हारा विषम है, तो तुम्हें भागफल के बारे में जानकारी देनी होगी कि वो सम है कि विषम है, तभी क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर भाजक अगर सम है, भाजक अगर सम है तो तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं देनी है, सीधा शेषफल डिसाइड कर देगा। क्यों, क्योंकि अगर भाजक ही सम है तो b विषम हो चाहे सम हो, सम ही आएगा। लेकिन अगर सम में तुम क्या जोड़ रहे हो, अगर सम में तुम सम जोड़ रहे हो तो सम आएगा, और सम में अगर विषम जोड़ रहे हो तो विषम आएगा। क्वेश्चंस को देखना, इसका जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेगा तुम्हारा सारे के सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो दो संख्याएं हैं, 7 और 5 की जगह 7 और 4 ले लो, 7 और 4 ले लो। 7 और 4 लिए तो 7 बराबर लिखोगे, 7 बराबर लिखोगे 4 गुणे b प्लस r। और जब r के बारे में देखोगे तो भागफल अगर तुम्हारा r है, 4 है, तो 0 1 2 3, 4 तो हो नहीं पाएगा, 4 तो भाजक है, 4 से तो छोटा ही रहेगा, तो 0 1 2 3 4 शेषफल हो सकते हैं। पैटर्न क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा, एक बनेगा 4b प्लस 0 यानी 4b बन जाएगा पहला पैटर्न। दूसरा बनेगा 4b प्लस 1, तीसरा बनेगा 4b प्लस 2, चौथा बनेगा 4b प्लस 3। इतने पैटर्न बन गए, 4 पैटर्न बने। 4 में से पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा सम के रूप का होगा हमेशा, और कौन से विषम का रूप का होगा। अब तुम बता सकते हो आसानी से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 सम है, तो b सम हो या विषम हो दोनों बार ही समान है। लेकिन इसमें अगर तुम जोड़ोगे कुछ भी तो वो डिसाइड कर देगा, लेकिन 0 जुड़ेगा तो कुछ मतलब नहीं है। मतलब पहला तो हमेशा 4b तो हमेशा ही सम होगा, b का कुछ भी मान रख दो तुम, सम विषम कुछ भी, हमेशा सम ही होगा। लेकिन ये हमेशा विषम होगा। क्यों, क्योंकि 4 का जब b से गुणा होगा, b कुछ भी रखोगे सम ही आएगा, लेकिन सम में जब विषम जुड़ जाता है तो वो विषम हो जाता है। और ये तो देखो सम ही आना है, क्योंकि सम में सम जुड़ेगा तो सम ही आएगा, और जब सम में विषम जुड़ेगा तो ये विषम आएगा। यानी 7, 4 दो संख्याओं में जो
कितने पैटर्न रहेंगे सम के रूप के? सम के रूप के जो पैटर्न रहेंगे वो रहेंगे 4b पहला और दूसरा रहेगा 4b+2। 4b+2 ये दो पैटर्न हैं जो हमेशा सम के रूप के होंगे, और जो दो पैटर्न हैं विषम वाले वो हमेशा ही विषम के रूप के रहेंगे, यानी 4b+1 और 4b+3। 4b+1 और 4b+3 कठिन नहीं है, कठिन कोई भी चीज नहीं है, बस कितने कॉन्सेंट्रेट होकर के देख रहे हो ये चीज डिसाइड करेगी। सीधा उसी पे कॉन्सेप्ट पे बेस है कि सम का गुणा सम से होगा सम आएगा, सम का गुणा विषम से होगा सम आएगा, विषम का गुणा विषम से होगा विषम आएगा, सम से सम जुड़ेगा सम आएगा, विषम से सम जुड़ेगा तो विषम आएगा, और सम से और विषम से जब विषम जुड़ जाएगा तो भी सम आ जाएगा। आई बात समझ में? तो जब भी कहीं पे क्वेश्चंस दिए जाएं इस प्रकार के देखें कि बताओ कौन सा सम के रूप का है विषम के रूप का है, तो एक बार इन लॉजिक्स को चेक कर लेना है। इसके अगले लेक्चर में भी इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लिख लेना है, जो लिखवाए हैं सम प्लस विषम विषम होता है वो भी चीजें लिख लेनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। बहुत आसान बता करके एकदम लॉलीपॉप दे करके समझाने वाली बात अलग हो जाती है, और मेहनत करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलने वाली बात एक अलग हो जाती है। ठीक है, तो फिर भी क्लास 10th में हो, पहला चैप्टर है, बहुत आसान है और चीज़ें आसानी रहेंगी, आसानी तरीके से पढ़ाई जाएंगी, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ALD स्टडी जाना ही इसलिए जाता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।